नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्जाम आपका काफ़ी करीब है, यूपीएचएससी या यूपीईएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 का एग्जाम, जिसका पार्ट फर्स्ट जो कि जीके संबंधित होता है सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी होता है। तो इस पूरी सीरीज में हमारा बस यही प्रयास है कि जो पार्ट फर्स्ट है उसका कम समय में बहुत तेजी के साथ रिवीजन किया जाए वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से, यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके माध्यम से। तो इस पूरी सीरीज में सारे अपडेटेड फैक्ट्स आप लोगों के लिए लेके मैं आया हूँ और आपको बस इतनी ही सलाह रहेगी कि जब भी आप इस तरह के वीडियो देखें वन लाइनर पार्ट के या सुपर हिट फास्ट रिवीजन के, तो आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें। और हाँ, बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए हमारी आपको सलाह रहेगी सार्थक क्लास ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर के टेस्ट सीरीज की वहाँ पे सुविधा है, तो उस कोर्स को अगर आप अवेल करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस पूरी सीरीज में जो पॉइंट्स हैं वो वन लाइनर टाइप में है, तो बेसिक जानकारी आपको मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें आपको मिलेगी जिससे क्वेश्चन बनते हैं या जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स के लिए, या आप चाहें तो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं डिटेल में अगर आपको उसके और जानकारी चाहिए। तो चलिए, पहला पॉइंट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी 15 अगस्त 1995 में। दूसरा पॉइंट है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला जो पहला अंग्रेज था वो जॉर्ज ह्यूल था, और जॉर्ज ह्यूल ने 1888 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था उमेश चंद्र बनर्जी ने। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का बौद्ध स्तूप है। सांची कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इसका निर्माण यानी इस बौद्ध स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला पॉइंट, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन किससे संबंधित होता है? तो शोध प्रतिवेदन में परिसीमन का तात्पर्य होता है कि जो शोध की समस्या है उसके लिए सीमाओं का निर्धारण करना। जर्मनी के सहयोग से स्थापित राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना था। जनगणना 2021 के विषय की अगर हम बात कर लें तो जनगणना 2021 का जो विषय है वह जन भागीदारी से जन कल्याण है। अगला पॉइंट, 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई थी। और ये सभी लोग किस कांड से संबंधित थे? तो ये सभी लोग जो है काकोरी कांड से संबंधित थे। अगला पॉइंट, आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा कर यानी कस्टम्स टैक्स के नाम से जाना जाता है। शोध द्वारा क्या जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको वेरीफाई किया जा सकता है? तो जी हाँ, शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है। प्राचीन भारत में कांची कहाँ पर स्थित था? तो प्राचीन भारत में जो कांची था वो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित था। कांचीपुरम को पूर्व में कांची कहा जाता था। कांचीपुरम को जो है द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है संविधान की 3री अनुसूची में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी थी। अगला पॉइंट जो है आपके रिसर्च से संबंधित है। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो संख्यात्मक तथ्य हैं उनकी संकल्पना की जाती है, जबकि गुणात्मक शोध में किसी भी सांख्यिकी परीक्षण की संभावना नहीं होती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय शिक्षा आयोग जिसका समय था 1964 से 1966 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 को सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2021 में प्रथम बार कुल ओबीसी जनगणना का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व क्या होता है? तो शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। अगला पॉइंट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि थे मौलाना हसरत मोहानी ने, और कब दिया था? 1921 में दिया था। भारत ने 2022-23 में लगभग 4 लाख टन कॉफी का उत्पादन किया है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया
होंडुरास के बाद भारत दुनिया में कॉफी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक बार इसको फिर आप अपडेट कर लेना कि वर्तमान में क्या नया डेटा आ गया है। अगला पॉइंट, भारत में उत्पादित कुल कॉफी का लगभग 90% उत्पादन कर्नाटक और केरल में होता है। इसको आपको याद रखना है। भारत में तीसरा सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो तमिलनाडु है, जो भारत में उत्पादित कुल कॉफी का 50% हिस्सा है। यानी देखिए तीन यहाँ पे राज्य, अगर प्रथम तीन राज्य बात की जाए काफी उत्पादन में, तो कौन है? कर्नाटक है, केरल है और फिर तमिलनाडु है। तो ये तीन नाम आपको याद रख लें। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है पहले पॉइंट से। दूसरे नंबर पर कौन है? केरल है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। चाय के उत्पादन में क्या स्थिति है? कौन से तीन प्रथम राज्य हैं? आप कमेंट कीजिएगा। ब्राजील दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। और इसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान आता है वियतनाम का। 2023 में विश्व के 3 शीर्ष चाय उत्पादक देशों की अगर बात करें तो कौन से थे? चीन, चाय का जन्मस्थान ही यहाँ पर है, 2.2 मिलियन टन। भारत का 1.2 मिलियन टन और केन्या का 4,32,000 टन। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। देखिए ये डेटा है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ होगा। अगर नया डेटा आ गया हो तो देख लीजिएगा, अगर नया डेटा नहीं आता है तो आपको इसी को फाइनल मान के चलना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था व छानबीन को हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। और किसकी परिभाषा है? तो ये मोजर की परिभाषा है। जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में होना प्रस्तावित है? तो 16 भाषाओं में होना प्रस्तावित है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। जनगणना 2021 में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्नों के आधार पर आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो जनगणना 2021 प्रस्तावित है उसमें कुल कितने प्रश्नों को शामिल किया गया है डेटा कलेक्ट करने के लिए? तो दैट इज द 31 क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के थ्रू की गई थी द्विशासन की व्यवस्था। जबकि केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था कब की गई थी? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने। पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंधित समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है दांडी मार्च 1930 से। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की अगर बात कर ले क्या होती है? तो ये होती है एक तो निश्चयात्मकता, सत्यापनशीलता, सामान्यता, वैश्विकता, पूर्वानुमान क्षमता आदि। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो मैक्सिमम 6 महीने तक। जनगणना 2021 में मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या तात्पर्य? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या है, इलेक्शन होते हैं जैसा आप लोग जानते हैं। किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था? तो टी.एस. कून ने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम का प्रयोग किया था। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। जनगणना 2021 पूरी तरह से कागज रहित होगी क्योंकि ऐप है, ऑनलाइन होगा पूरा। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। एंड राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, तो चर अगर पूछ लिया जाता क्या है तो यह है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जाए तो उसे हम चर कहते हैं, यानी वेरिएबल्स। यदि एक शोध अगला पॉइंट है, यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी एनोवा के साथ टी परीक्षण की। भारत में गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कन्याकुमारी तक कुल 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला कहा जाता है। मैप में आप इसको जरूर देख लीजिएगा।
पश्चिमी घाट में 13 राष्ट्रीय उद्यान और 2 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा के 3 या अधिक समूहों के लिए वन वे एनोवा का उपयोग किया जाता है। एनोवा यानी अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विचरण का विश्लेषण, एक सांख्यिकी पद्धति है जो प्रेक्षित विचरण डेटा को अतिरिक्त परीक्षणों के साथ उपयोग करने के लिए विभिन्न घटकों में अलग करती है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में इसे स्थापित किया गया था एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में। भारत और अन्य 33 देशों में इग्नू के जो कार्यालय हैं और इसमें कुल लगभग 40 लाख अभ्यर्थी जो है रजिस्टर्ड हैं। कई निरंतर चर के संबंध में कई समूहों की तुलना करने के लिए मनोवा का प्रयोग किया जाता है। मनोवा एक ऐसी तकनीक जो कई निरंतर आश्रित चरों पर स्वतंत्र श्रेणीबद्ध चरों के प्रभाव को निर्धारित करती है। विश्व का प्रथम ईमेल बिना इंटरनेट के 2 कंप्यूटरों के बीच रेमंड टॉमलिंसन द्वारा ARPANET द्वारा भेजा गया था और यह भेजा गया था 1971-72 के दौरान। @ का चिन्ह भी रेमंड टॉमलिंसन द्वारा ही दिया गया था। अन्य चरों पर विचार करते हुए 2 या 2 से अधिक आबादी में एक चर की तुलना करने के लिए एनकोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस का उपयोग किया जाता है। मैनकोवा यानी मल्टीवेरिएंट एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, ये कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं इसलिए इसको यहाँ पे दिया गया है। 2 नमूनों के 2 मानक विचरण की तुलना करने और परिवर्तनशीलता की जांच करने के लिए एफ टेस्ट का उपयोग किया जाता है। टी टेस्ट का उपयोग परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि दिया गया नमूना माध्य से काफी अलग है या नहीं है। एफ टेस्ट कोई भी सांख्यिकी परीक्षण है जिसमें परीक्षण आंकड़ों में शून्य परिकल्पना के तहत एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिशर स्नेडेकोर वितरण का व्यापक रूप से 2 सामान्य आबादी से भिन्नता की समानता के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। एफ वितरण को इसका नाम आर फिशर के नाम पर मिला है जिन्होंने 1920 के दशक में इस अवधारणा को विकसित किया था। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या थे? तो यह थे सत्य और अहिंसा। ECOA ईमेल चेंज ऑफ एड्रेस फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने किया था। 10 अप्रैल 1875 मुंबई में इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसकी? आर्य समाज की। यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को वर्ष 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण समस्या का चुनाव, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव, अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या, सामान्यीकरण, जांच या पुनः परीक्षण, भविष्यवाणी आदि है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330। धोखे के द्वारा आपकी निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि ऑनलाइन प्राप्त करने हैं तो आप द्वारा उपयोग की जा रही संस्था के नाम से जो भेजा जाता मेल है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे मेल को कहते हैं फिशिंग ईमेल। और अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा भी होगा कि इसके विषय में जानकारी छपती रहती है कि फिशिंग ईमेल से सावधान रहें, क्योंकि फिशिंग ईमेल में जो ईमेल आईडी बनाई जाती है वो बिल्कुल ऐसे बनाई जाती है कि लगता है कि आपकी ही किसी जो ऑथेंटिक संस्था है वहां से मेल आया होगा। मामूली सा कहीं से अंतर कर देते हैं कि जैसे कि वर्ड लेटर में कोई अच्छा एक थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया या पॉइंट लगा दिया, डॉट लगा दिया, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस करके इस तरह के ईमेल भेजे जाते हैं। अगला पॉइंट है गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो कवि जयदेव ने की थी। गीत गोविंद में 12 अध्याय हैं, 24 भागों में विभाजित है और ये एक गीत काव्य है और जिसकी रचना कवि जयदेव ने 12वीं शताब्दी में की थी। यह मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। क्या? गीत गोविंद। ठीक। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जाता है? तो किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। 2010 में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। देखिए कब घोषित किया था? अगस्त 2011 में। जो ये माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित की गई थी ये कमेटी, ये 2010 में गठित की गई थी। फुल फॉर्म EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है।
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसे प्रारंभ किया गया था 1992 में। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं, शामिल होती हैं। मूल्यस्फीति के बिना पूर्ण रोजगार अवस्था संभव है यदि समग्र मांग संभाव GNP के बराबर हो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किसी देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के माध्यम से एक निश्चित अवधि में किए गए सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का एक अनुमान होता है। परिकल्पना अपने आप में एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता को स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन के क्षेत्र में जाकर परखता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करना है। स्टैंड अप इंडिया की योजना 5 अप्रैल 1916 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी और इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सामाजिक अनुसंधान की समस्या अवधारणा में स्पष्टता का अभाव, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, सुनिश्चित माप की समस्या आदि। देखिए ये पॉइंट है कि सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं कौन कौन सी। तो सामाजिक अनुसंधान की जो प्रमुख समस्या है वह है कि अवधारणा में स्पष्टता का अभाव होना, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, सुनिश्चित माप की समस्या आदि। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश के शासकों ने 950 ईस्वी में से 1050 ईस्वी के बीच में। भारत में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था 1952 में। सामान्य निरीक्षण शोध की परिधि के बाहर होता है, जबकि वैज्ञानिक निरीक्षण सदैव क्रमबद्ध, स्वोद्देश्य और सुनिश्चित होता है। तो यही अंतर है सामान्य निरीक्षण और वैज्ञानिक निरीक्षण में। सामान्य निरीक्षण जहाँ तक कि शोध परिधि के बाहर होता है, जबकि वैज्ञानिक निरीक्षण जो है सदैव क्रमबद्ध, स्वोद्देश्य और सुनिश्चित होता है। वेब पेज के निर्माण हेतु HTML का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के जामनगर में स्थित है। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह EDUSAT या GSAT-3 सितंबर 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक संचार उपग्रह था। झेलम, व्यास, चिनाब, रावी तथा सतलुज नदी सिंध की सहायक नदियां हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। लक्ष्मीबाई सागर बांध कहाँ है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। एक स्नोबॉल नमूना वह है जिसमें शोधकर्ता लक्ष्य की आबादी के कुछ सदस्यों पर डेटा एकत्र करता है जिसे वो ढूंढ सकता है या फिर उन व्यक्तियों से उस आबादी के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने को कहता है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। भारत में DNA फिंगर तकनीक के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर लाल सिंह जी को माना जाता है, और जो कि 2011-2014 तक BHU के कुलपति रहे थे। समस्त विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में, न कि विषय सामग्री में। ये किसका कथन है? तो कार्ल पियर्सन का कथन है। और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के दृष्टि से जून 1991 में M नरसिंघम की अध्यक्षता में नरसिंघम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसने अपनी स्तुतियां दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की। द्वितीय नरसिंघम समिति की स्थापना 1998 में हुई थी। तो दोस्तों ये 100 पॉइंट है आज की इसमें। इस वीडियो को मेरी आपको यही सलाह रहेगी, कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। इस वीडियो अगर आपको कम लगती है तो आप बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जा करके, और अगर ज़्यादा लगती है तो कम कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप देख लीजिए, कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें देखिए सारे फैक्ट्स हैं, वो ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस पूरी सीरीज के आधार पर आप टेस्ट देना चाहते हो तो सारे टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन मिल जाएंगे, जो कि जिसके लिए आपको सार्थक क्लास से ऐप डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन को विजिट करना होगा। और अगर किसी तरह की कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर 9506543831 है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।